डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि तैयारी के लिए वे कौन से दो स्टेप हैं जो उन स्टूडेंट्स को तैयारी प्रारंभ करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो 2023 या 2024 में एग्जाम देने का एक प्लान बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न की यदि बात करूं तो यूपीएससी का जो एग्जाम है वह 3 चरणों का है। पहला होता है इसमें प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू का। प्रीलिम्स की यदि बात करूं दोस्तों तो यह केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में, उस मेरिट लिस्ट में आपका जो प्रीलिम्स के मार्क्स होंगे ऐड नहीं होंगे। मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या कौन से पेपर होते हैं देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वह 2 पेपर होते हैं। इसमें 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू टाइप के पेपर होते हैं, जिनका जो टाइम रहता है आपका वह 2 घंटे का रहता है। यदि मैं इसमें प्रीलिम्स की बात करूं तो इसमें 2 पेपर जो कौन-कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस की यदि बात करूं तो इसका अपन सिलेबस अभी देखेंगे। सीसेट का जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको आपके लिए केवल न्यूनतम अंक 33% पासिंग मार्क्स बस चाहिए, और यदि आप सीसेट में 33% या उससे ज्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं तब आपका पहला पेपर जो जीएस का होता है उसकी चेकिंग होती है। ठीक है, और जो आपका कट ऑफ जारी होता है वह केवल और केवल जीएस 1 जो पहला आपका पेपर है उसके आधार पर आपका कट ऑफ जारी होता है। यह दोनों ही पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। ये दोनों कंपलसरी पेपर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोले कि सर मैं एक ही पेपर देना चाहता हूँ, नहीं, आपको दोनों ही पेपर देने हों। इसके अलावा जो मेंस का पैटर्न होता है एग्जाम का, उसमें आपको कुल 9 पेपर देने होंगे। जैसे ही किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर के पहले आपके 2 पेपर, एक इंडियन लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का। इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी लैंग्वेज हो, वह उसका एक पेपर होगा जो कि 300 नंबर का होगा। वही इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी 300 नंबर का होता है। ये जो दोनों पेपर हैं आपके, ये भी क्वालिफाइंग नंबर हैं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है, यहाँ से आपका निबंध का पेपर और जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर, ये सारे पेपर आपके 250-250 नंबर के होते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, ये सारे के सारे जो 9 को पेपर हैं, आप इनमें क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका इंटरव्यू, या उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है, तो वह आपका 275 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के जो ग्रांड टोटल हो जाता है वह हो जाता है 2025। 2025 नंबर टोटल है। इसमें से जो आपके नंबर होंगे उसके आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया प्री और मेंस का जो पैटर्न है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे प्री पैटर्न डिस्कस करने के बाद, अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जिनका जिक्र मैंने वीडियो प्रारंभ होने से पहले किया था। इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है वह आता है दोस्तों सिलेबस का, क्योंकि यह वही रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को सबसे पहले अपन देख लेते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स के यदि सिलेबस की बात करूं, इसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट इश्यूज, जो घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो इसमें पॉइंट लिखा है वो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के अलावा जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह पोर्शन होता है वह भी आपको पढ़ना होता है।
तीसरा जो इसमें लिखा है भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत का विश्व भूगोल, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर चौथा इसमें है भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। तो ये आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है, प्री और मेंस को लेके सारा कुछ। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट का डिस्कशन है वह अन्य टीचर आपसे करेंगे। आर्थिक, इसमें अगला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, ठीक है। ये जो है आपका इकोनॉमी से संबंधित सिलेबस है। इसके बाद अगला पॉइंट है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, ठीक है, जिनमें आपको कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आवश्यकता स्पेशलिटी की नहीं है, सामान्य आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और एक आपका सामान्य विज्ञान, साइंस, जनरल साइंस। ये टोटल आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। आप प्रीलिम्स के सिलेबस के बाद बात कर लेते हैं अपन मेंस के सिलेबस की। मेंस के सिलेबस को दोस्तों हमने बहुत ब्रीफ में, बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक वाइज डिसाइड किया है। मेंस के सिलेबस में केवल और केवल 3 शब्द लिखे हुए हैं। जो हेडिंग है पेपर नंबर 2 में, जीएस का जो सेकंड पेपर होता है वह पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस, ये 3 शब्द दिए हुए हैं। इससे संबंधित अपन को सारा का सारा जो टॉपिक आएगा उसको अपन को डिस्कस करना है। इसमें जो अपन आता है सबसे पहले भारतीय संविधान से संबंधित, इसमें अपन को देखना है ऐतिहासिक आधार और विकास, संविधान की विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं, संशोधन और बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना वाला पोर्शन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही अंदर आएगा संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व वाला, जिसमें हम 7वीं अनुसूची को देखेंगे, विधायी कार्य देखेंगे, वित्तीय कार्य और प्रशासनिक आधार पर कौन कौन से संबंध है उसमें वो भी देखेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इसमें हम जानेंगे कि भारत का जो संघीय संरचना है, जो भारतीय संविधान भारत को एक संघीय ढांचा, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, क्या वह वाकई में संघीय है या फिर एकात्मक भी है, ठीक है। फिर साथ ही साथ अपन इसमें केंद्र राज्य संबंध को भी देखेंगे और अंतरराज्यीय संबंध को भी देखेंगे, और आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की भूमिका और विभिन्न जो आयोग इससे संबंधित हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। फिर इसमें हमारा अगला टॉपिक दिया हुआ है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियां। मीन्स जो हमारा 11वीं 12वीं अनुसूची, 73वां 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा अपना। फिर अगला इसमें टॉपिक दिया है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण क्या है, शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये सारे अपन सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न जो मामले इसमें विभिन्न फेमस जो इसके फैसले आए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, वो भी अपन इसमें देखेंगे। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट आया है वह क्या आया है, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। तो विवाद निवारण से संबंधित जो हमारा जनहित याचिका, सूचना का अधिकार और ट्रिब्यूनल वाला जो पोर्शन है वो भी इसमें देखेंगे। और भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना अन्य देशों की संसद और राज्य विधानमंडलों से करना। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं और क्या क्या उसमें परिवर्तन करके भारतीय संविधान में उनको समावेशित किया हुआ है। ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद में क्या अंतर है, अमेरिका की संसद और भारत की संसद में क्या अंतर है। तो ये सारी अपन इससे संबंधित जो डिटेल में प्रावधान है ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो उसको अपन देखेंगे। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संघ से संबंधित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट सचिवालय, और राज्य वाला जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सचिवालय, और न्याय तंत्र में हमारी जो त्रिस्तरीय जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, और विभिन्न जो क्षेत्राधिकार उनके हैं और उनका जो उनके बीच जो अंतर है वह भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो भारत के इस मंत्रालय, सरकार के जो मंत्रालय है और विभाग, उनसे संबंधित जो बिंदु है, कैबिनेट मंत्रालय, अन्य मंत्रालय, संसदीय सचिव,
इन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। तो ये दबाव समूह प्रेशर ग्रुप से संबंधित जो टॉपिक है हमारा उसको अपन डिस्कस करेंगे। और विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, चुनाव आयोग, यूपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, हाँ, SC/ST के लिए जो आयोग है, ओबीसी के लिए जो आयोग है, कैग है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, इन सब को लेके भी अपन डिस्कस करेंगे। इनके कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, संरचना क्या है, सब कुछ अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो इसमें पॉइंट आता है, वैधानिक, नियामक और अन्य न्याय अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं उनके बारे में ये सारी लिस्ट है। इन आयोग और ट्रिब्यूनल और ब्यूरो के बारे में अपन सब कुछ पढ़ेंगे, इनकी संरचना, इनके अध्यक्ष, सारी कुछ चीजें, कार्य शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो इसका जो अगला टॉपिक हमारा आता है, इसमें विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तो ये सारी चीजें हमारा आ जाती हैं। ये लिस्ट है कुछ विभिन्न जो सरकारी योजना है इंपॉर्टेंट वाली, उनको बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा जो आता है अगला, इसमें आता है गवर्नेंस वाला, एनजीओ वगैरह, स्व सहायता समूह वगैरह हो गए, सोसाइटी, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, ये नया नया जो अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, तो ये सारी चीजें अपन इसमें करंट से जोड़ के, मेन जो हमारा देखो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस की तैयारी हो, उसको अपन जो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एक ही मात्र उद्देश्य होगा कि हम उस विषय से संबंधित जो करंट की न्यूज है उससे अपन जोड़ के पढ़ें, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा आता है गवर्नेंस वाला पोर्शन, शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जिसमें हमारा आता है गवर्नेंस, ई शासन, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर से संबंधित, और इस तरह से लोकपाल और लोक RTI वगैरह, ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है, ये सारे टॉपिक अपन इसको लेके, ये यहाँ तक हमारा जो है मेंस का सिलेबस है दोस्तों। तो ये इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमको अंदर देखो, सिलेबस में तो केवल ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, हमको ये पढ़ना है। तो ये इस तरह से हमने इसको सिलेबस को ड्राइव किया हुआ है, बनाया गया है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली वे में समझ में आ जाए कि इस बिंदु में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ये हो गया पैटर्न डिस्कशन की बात, साथ ही साथ हमने सिलेबस भी देख लिया। अब जो बात आती है वो आती है उन दो स्टेप्स में से एक स्टेप अभी हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें से पहला था हमारा सिलेबस। लेकिन दूसरे स्टेप को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि चूंकि हमारा जो दूसरा स्टेप है वह डिलाइट IAS की तरफ से एक तरह से आप लोगों के लिए एक तोहफा है, एक तरह से सरप्राइज है, जिसे हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये समझने कि हमारा जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, वह कितनी लेवल का एग्जाम है, कितना बड़ा एग्जाम है, और पॉलिटी से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है पॉलिटी वाला, वह है प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आइए देख लेते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करूं तो पिछले 10 सालों में पॉलिटी में 2013 में जो क्वेश्चन आया वह नंबर कितने था, 16 था। 2016 में यदि बात करूं तो सबसे कम अभी तक पिछले 10 सालों केवल 7 क्वेश्चन थे। लेकिन वहीं 2017 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 22 हो गए। और यदि लेटेस्ट बात करूं तो 2022 में केवल और केवल 11 क्वेश्चन आए हुए। तो यदि हम एक अनुमान बिठाएं तो लगभग 10 से लेके 20 क्वेश्चन जो है एक ऑन एन एवरेज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वेटेज रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन के लेवल की, तो ये 2022 के प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें लेवल क्या रहता है। जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HN संलयन समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो यदि आप लोगों को याद हो, 1961 में यह समिति बनी थी और इस समिति की सिफारिश पर संसद द्वारा यह न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया, ठीक है। इस तरह से पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
दूसरा ऑप्शन देखें तो भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के संविधान को यदि आपने गहन अध्ययन किया है तो 129 आर्टिकल 129 और 142 ये दोनों आर्टिकल इसी से संबंधित हैं कि अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देता है। तीसरा इसमें कथन है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का जो कथन है यह तीसरा नंबर का गलत है, क्योंकि सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की जो परिभाषा है वह न्यायालय अवमानना अधिनियम इसमें दी गई है। और क्योंकि आपको पता ही है कि संसद ने इसको बनाया है तो संसद में इस प्रकार का कानून बनाने की शक्ति निहित होगी, इसलिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। यदि आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, उसको गहन अध्ययन किया है, तो यह क्वेश्चन बहुत सामान्य स्तर का है। तो आपको पता होगा कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तो ये बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति अपनी संस्तुति जरूर देगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर तीसरा कथन, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है, आर्टिकल 108 में जिसका उल्लेख है, और दोनों सदनों से यह विशेष बहुमत द्वारा। तो विशेष बहुमत की बात कर रहे थे, तो विशेष बहुमत जो जरूरी होता है वह कितना होता है? कुल सदस्यों का आधे से अधिक एवं उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होता है। ये इसलिए आपका जो ऑप्शन, जो कथन तीसरा है वह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त। मीन्स सरकारी विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल, और विधिक फर्म जो होती है वो उन्हें क्या, अधिवक्ता, एडवोकेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। किंतु कॉर्पोरेट वकील जो होते हैं और पेटेंट न्यायवादी होते हैं उन्हें अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता से बाहर रखे गए हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सरकारी विधि अधिकारी हो, विधिक फर्म हो, कॉर्पोरेट वकील हो, पेटेंट न्यायवादी, ये सभी के सभी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। वहीं विधिक परिषद या बार काउंसिलिंग को बात करूं तो उनको विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। इससे पहले हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वह सामान्य सा मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन थे। इसीलिए जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका लेवल भी जानना जरूरी है, साथ ही साथ उसका सिलेबस भी बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए। अब जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वीडियो के लास्ट में हम जो स्टेप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप 2 दोस्तों, डिलाइट IAS आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। एक तरीके से आपके लिए एक सरप्राइज था जिसे हम ओपन करने जा रहे हैं। सरप्राइज ये है कि हर एक सब्जेक्ट की क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो NCERT होंगी उनका एक समरी कोर्स होगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका बेस बहुत क्लियर होना जरूरी है, और बेस की जहां तक यदि बात करो तो आपको जरूर क्लिक करता है NCERT। और NCERT की किताबें यदि आप मार्केट में जाएंगे तो आपके लिए नंबर ऑफ NCERT कितना हो जाएगा? 38 से 40 किताबें हो जाएंगी। इन 30 से 40 किताबों को पढ़ना और इनके नोट्स बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए डिलाइट IAS आपके लिए एक इनिशिएटिव प्रारंभ करने जा रहा है
जिसमें आपको मैंने बताया कि क्लास 6 से लेकर 12th तक प्रत्येक सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है उनके सारे टॉपिक्स जो होंगे, जो सारे अध्याय होंगे, चैप्टर होंगे, उनका एक समरी आपको प्रदान किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, जिसमें आप वीडियो को देखकर इस तरह से पॉइंट वाइज आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि भविष्य में इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकें। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।